मित्रों, आज का करंट टॉपिक है आपका भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर। तो ये टॉपिक मेरे समझ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इस टॉपिक पर ही पूरा वीडियो बनाया है। तो आप लोग को मेंस की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज़ का कि आखिर IMC की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है यह, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंस क्या है इसके लिए वैश्विक रूप से भी और भारत के लिए भी। ओके, दूसरा IMC के रास्ते में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सा है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा यह जो परियोजना है वह एक आर्थिक रूप से या आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो आखिर आर्थिक समृद्धि बढ़ावा कहाँ मिलेगा, तो ये 3 क्षेत्र समझ लीजिए। भारत मतलब एशिया, अरब प्रायद्वीप और यूरोप, इन तीनों के बीच में आपको भौगोलिक एकीकरण के माध्यम से क्या करना होगा, आपको आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, साइनोप्सिस आप ऐसे ही बनाइएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, 1-2 बार रफ कर लीजिएगा, फिर 1 से 1.5 पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर मैक्सिमम आप साइनोप्सिस इस तरह से तैयार करिएगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप एक दिन में सारे चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। वरना आपके पास इतना ज़्यादा सोर्स हो जाता है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पता ही नहीं चलता है। तो सिनॉप्सिस किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो अगर तैयार कर लेता है तो। अब मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि सिनॉप्सिस आप तैयार कर लीजिए। तो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा जो है यह एक परिवहन गलियारा नेटवर्क है जो कि एशिया, अरब प्रायद्वीप, यूरोप के बीच भौगोलिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में सहयोग करना है या सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की घोषणा या परिकल्पना कर सकते हैं इसको, वो G20 का लास्ट समिट जब हुआ था दिल्ली में 9 सितंबर को, तो उस दिन किया गया था। इसमें जो सदस्य देश थे उन्होंने मिलकर के ये सोचा कि हम एक ऐसी परियोजना बनाए जो कि इंडिया से लेकर के यूरोप तक एक वैकल्पिक रास्ता खोजे जिससे हम व्यापार में को बढ़ावा मिले या व्यापार में सहयोग करें। तो इसी परिकल्पना पर आधारित है ये। दूसरा यह है क्या है कि यह जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है BRI, इसकी परिकल्पना के विकल्प के रूप में यह लाया गया है कि ताकि इस क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा को क्या किया जाए, नाकाम किया जाए या कम कर दिया जाए उसकी महत्वा का, ठीक है ना। अब इसमें है क्या, तो इसमें 2 प्रमुख गलियारे की बात की गई है। गलियारा कितना है, 2 है, ठीक है ना। पहला है भारत से लेकर के कहाँ तक, अरब प्रायद्वीप, मान लीजिए ये भारत है, ये अरब प्रायद्वीप है और ये यूरोप है। ऐसे अगर ऐसे आप वेन डायग्राम में बना के दिखाते हो ना तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस चट से निकल जाओगे एकदम। अरबियन प्रायद्वीप पेनिनसुला, ठीक है। फिर तीसरा में क्या है आपको, यूरोप। तो इन तीनों के बीच में आप ऐसे डैश करके यहाँ पर दे दोगे और यहाँ पर ये 2 गलियारा, पहला का नाम है आपको पूर्वी गलियारा, ऐसे पूर्वी गलियारा, यहाँ उत्तरी गलियारा, इतना दे के निकल जाओगे आप। और ये गलियारा बेस किस पर है, तो इसके कुछ घटक है, घटक को ध्यान में रख लीजिए। तो घटक को ऐसे लिखना है, इन सब चीज़ों का अगर आप लिखते हैं ऐसे करके बनावट करके वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो आपकी उत्तर का जो होता है ना क्वालिटी वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके 3 घटक है, पहला है रेलवे लाइंस, दूसरा है आपको हाई स्पीड डेटा केबल ट्रांसफ़र, तीसरा आपको है विद्युत के लिए एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजना। ओके, तो इन इन तीनों 3 ही घटक है इनके और इन्हीं तीनों घटक पर बेस्ड है। पहला है कि रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भाई, हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करना आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है ना, और हरित हाइड्रोजन या बोल सकते हैं स्वच्छ हाइड्रोजन पर फोकस करना। अब इनके सदस्य देश में शामिल कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, UAE है, सऊदी अरबिया, इटली है, जर्मनी है और फिर यूरोपियन यूनियन भी है शामिल।
साथ ही साथ इस क्षेत्र में जितने भी संलग्न देश है जैसे कि इजराइल है, जॉर्डन है, ठीक है ना, तो इन सबको भी साथ में लेकर के चलना है, ईरान है, इन सबको भी साथ में लेकर चलना है। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ तक सीमित है, इन सब पर भी फोकस्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि यह एक आर्थिक सहयोग गलियारा है, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से भारत से लेकर यूरोप तक आर्थिक विकास को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में हाँ आपका क्या कि IMEC परियोजना का महत्व क्या है। तो आपको पता होगा कि यह जो लाया गया मुख्य उद्देश्य क्या था, जो BRI योजना था उसके प्रत्युत्तर में लाया गया था। अब इसको एक्सप्लेन करिएगा, यहाँ सिनॉप्सिस तैयार करने पर तब बस इतना ही लिखना है। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से BRI परियोजना का प्रभुत्व जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, और मिडिल ईस्ट के कितने कंट्री जैसे कि ईरान है, सऊदी अरबिया, सब इसमें शामिल हो चुका है। और इस वजह से BRI परियोजना के वजह से चीन जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में अपना जाल फेंक रहा है और सब उसमें फंस रहे हैं, कहने का मतलब। ओके, तो इसको कम करना है, इसकी महत्वाकांक्षा को कम करना है। दूसरा है कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना। तो सर पश्चिम एशिया में जितने भी कंट्री है, चाहे इजराइल हो, फ़िलिस्तीन हो, इजराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध हमेशा देखते हैं। इधर मिस्र में चले जाइए, उधर भी कॉन्फ्लिक्ट मिलता है आपको। फिर आप उधर चले जाइए, क्या बोलते हैं, ईरान का सऊदी अरबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट मिलता है आपको। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि पश्चिमी एशिया कंट्री में भू राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको कम करना है। इसके जगह पर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे, अगर हम ये परियोजना को लाते हैं। दूसरा, बुनियादी ढांचा का विकास होगा। स्वाभाविक है, जब रेल परियोजनाएँ आएंगी, शिपमेंट बनेगा, तो इन सब वजह से क्या होगा, बुनियादी ढांचा जो है, जो कम विकसित देश है, जो अविकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनके बुनियादी ढांचा में क्या होगा, विकास होगा, चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ओके, तीसरा है यूरोप के रास्ते तक विकल्प पहुँच। एक वैकल्पिक रोड का पहुँच हो जाएगा, एक बार वैकल्पिक संपर्क मिल जाएगा। ऐसे हम लोग पहले क्या करते थे कि सिर्फ एक ही रास्ता था, कहने का मतलब अगर ये भारत थे तो इधर भी क्या है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ से यहाँ जाइए, ठीक है ना, वापस आइए इधर और फिर वापस आइए इधर। तो हम लोग शिपमेंट का रास्ता यही चुनते थे, ठीक है ना। और ये जो शिपमेंट का रास्ता था वो क्या था आपका, सुएज नहर के साथ हम लोग जाते थे, है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि हमको एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा, हम सुएज नहर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, और सुएज नहर पर भी जो भार है शिपमेंट का, अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले कि ये बहुत बड़ा शिप वहाँ पर फंस गया, ट्रैप हो गया था, फंस गया था, जिसकी वजह से आवागमन कुछ दिनों के लिए रुक गया था। तो ऐसे चीज़ों से हमको बचने के लिए में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा इसका रोल। तीसरा है कि राजनीतिक संबंध सामान्य होगा। कहने का मतलब है कि अभी देख रहे हैं आप, इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो आपको पता होगा इजराइल को UAE पहले पसंद नहीं करता था, या UAE इजराइल को पसंद नहीं करता, राष्ट्र मानता ही नहीं था, कहने मत। लेकिन UAE का झुकाव अभी देख रहे हैं इजराइल के प्रति हो रहा है, और इजराइल के साथ समझौता भी कर रहा है। तो ऐसे परियोजना जब बनेगा तो इजराइल का रुख UAE या UAE का रुख जो इजराइल के प्रति, सऊदी अरबिया का रुख इजराइल के प्रति अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें ईरान भी शामिल है, तो ईरान और सऊदी अरबिया के संबंध भी अच्छा होगा, ठीक है, ऐसी परियोजना से। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होगा, G20 की भूमिका का विस्तार होगा। चूँकि यह G20 सम्मेलन में इसकी परिकल्पना किया गया था, तो सदस्य देशों की संख्या में क्या होगा, प्रभावित करेगा सदस्यों को जो भी संख्या है। अरब प्रायद्वीप में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा G20 का। नेक्स्ट क्या है, व्यापार और रोजगार में वृद्धि। ये तो स्वाभाविक बात है, नेचर है कि जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे तो व्यापार में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा। इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, फिर देखिए क्या कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंस सबसे पहला तो यह है कि पश्चिम एशिया देशों के साथ क्या होगा, इंडिया का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे भारत पहले से ही लुक बेस्ड की पॉलिसी अपना रहा है, तो लुक बेस्ड की पॉलिसी को मजबूती मिलेगा इसको, इंडिया को, है कि नहीं। दूसरा,
पश्चिम एशिया देशों में क्या होगा कि भारत और यूएसए दोनों का क्या होगा, संबंध, रिलेशन बढ़ेगा, उस क्षेत्र में दोनों का प्रभुत्व बढ़ेगा। इससे पहले भारत और अमेरिका I2U2 के द्वारा पहले ही इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अब क्या करेंगे कि इस दोनों परियोजना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं दोनों का रहेगा। नेक्स्ट है कि अरब प्रायद्वीप के साथ राजनीतिक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वाभाविक अभी बताए थे कि जैसे ही आर्थिक गलियारा बनेगा तो इससे क्या होगा, भारत का पहुंच अरब प्रायद्वीप पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा क्या है कि पाकिस्तान प्रभुत्व की कमी आएगी। स्वाभाविक है कि पहले हम लोग सोचते थे कि हाँ, यहाँ से पाकिस्तान मेरे लिए बाधक बनता था, कहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के लिए, या फिर आगे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसके साथ व्यापार करने के लिए। अब ऐसे में क्या हुआ कि भारत को अगर ऐसे वैकल्पिक रास्ता मिल जाता है तो भारत इस रास्ते से वापस अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक आराम से अपना पहुंच बना सकता है। तो भारत के लिए अच्छा होगा। साथ ही इस क्षेत्र में क्या हो, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्वाभाविक है, जैसे ही हम इतनी बड़ी परियोजना को लाएंगे तो बहुत बड़े वित्त और निवेश की ज़रूरत होगी, तो निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि अभी आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में ये भी देखे होंगे, थोड़ा ध्यान करिए, कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं कि अफ्रीका में भी एक कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या है, टैक। इसको बोलते हैं ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर, टैक। तो टैक में क्या है कि टैक में जिस तरह से अभी ये बड़ा आर्थिक गलियारा है, उसी तरह टैक में अंगोला, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो एंड जाम्बिया, ये तीनों के लिए परियोजनाओं को शामिल करने की घोषणा किया गया है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, अगर भारत इसमें शामिल है तो भारत को इस ट्रैक परियोजना में अपना पहुंच बनाने के लिए एक अवसर उपलब्ध हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर देखते हैं इस परियोजना की चुनौतियां क्या है, इम्पोर्टेंस तो देख लिए भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो परियोजना है वो किसी पर बाध्यकारी नहीं है। जब बाध्यकारी नहीं है, जब स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है, तो बहुत स्वाभाविक है, ऐच्छिक है, तो यह भी स्वाभाविक है कि यह परियोजना में कई सदस्य देश की रुचि न होगी या कम होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि इस परियोजना को लंबे समय तक खींचा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है, ज़मीनी कार्रवाई। ज़मीनी कार्रवाई में क्या होगा, काफ़ी संकट आ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि भू राजनीतिक जो अस्थिरता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ युद्ध हो रहा है, ईरान अब सऊदी अरबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, शिया सुन्नी का विवाद बना हुआ है। तो ऐसे में इस परियोजना को धरातल पर लाने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। तीसरा, चूँकि ये परियोजना काफ़ी विशाल है तो इसमें वित्त की आवश्यकता है, और आपको पता है कि रसिया यूक्रेन के बाद और कोविड-19 के बाद पूरा वैश्विक स्थिति अभी मंदी के रूप में चल रहा है। तो वित्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इस वित्त की आवश्यकता ही इस परियोजना के सबसे बड़ा बाधक उभर करके सामने आएगा। दूसरा, चीनी प्रतिरोध। चूँकि चीन के BRI प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको पहले ही कुछ कंट्री शामिल है। तो ऐसे में अगर ये कंट्री जैसे कि ईरान शामिल है इसमें, है ना, ईरान है, सऊदी अरबिया है, तो ऐसे कंट्री शामिल होने की वजह से क्या हो सकता है कि चीन का प्रतिरोध उसमें बढ़ सकता है। तो ये भी इस परियोजना के लिए चुनौती है। तीसरा, सुरक्षा का खतरा। यह क्षेत्र अक्सर आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र रहता है, तो ऐसे में परियोजना का विकास में परियोजना की सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी खतरा है। तो ये समझ गए चुनौतियाँ क्या है, भारत के लिए महत्व क्या है, और वैश्विक महत्व में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम चलते हैं इसका उपाय क्या है। तो उपाय, जो चुनौती है उसी के प्रत्युत्तर में उपाय लिख दीजिए। जैसे हमको ज़मीनी स्तर पर पहले क्या, भू राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमको वित्त की आवश्यकता को फोकस करने के लिए सारे कंट्री में निवेश और निजी निवेशकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि निजी निवेश इसमें आकर्षित होकर क्या करें, इस वित्त का पोषण करें। चीनी प्रतिरोध को उत्तर देने के लिए जो बहुत सारे संगठन हम ऑलरेडी काम कर चुका है, I2U2 क्वाड है, तो इन सब संगठनों का इस परियोजना में अपना फोकस होना चाहिए।
सुरक्षा की दृष्टि पर आतंकवाद से संबंधित जितने भी सम्मेलन हो रहे, समुद्र पार से संबंधित जितने भी सम्मेलन है, इसको मजबूती से रखा जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आतंकवाद से संबंधित जितना भी इशू है उसको फोकस कर दिया जाए, ताकि ट्रांसशिपमेंट जो क्या हो आसानी से हो। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही था। बस IMC परियोजना आप इसको एक बार देख ले और समझ ले। थैंक यू।